दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास गुप्ता है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेहत के बारे में। और सेहत के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में रोग कैसे आते हैं। ठीक है, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे और हमारे परिवार जनों के लिए। ठीक है, तो अगर हम सेहत की बात करते हैं तो हम बीमार दो तरीके से पड़ते हैं। पहला होता है किसी वायरस या बैक्टीरिया जनित रोग, जैसे टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, प्लेग, कोरोना। इन सब बीमारियों में क्या होता है, कोई जीवाणु या विषाणु हम पर हमला करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है और इन बीमारियों के लक्षण तुरंत सामने आते हैं। जब एंटीबायोटिक और वैक्सीन मिल जाता है तो बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। आज से 50 से 100 साल पहले जब ये बीमारियां होती थी तो महामारियों के रूप में होती थी और गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। आज मेडिकल साइंस की वजह से आजकल हम इन बीमारियों से लगभग बच चुके हैं, अगर समय पे हमें एंटीबायोटिक और वैक्सीन मिल जाता है तो। मगर आज एक दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। इन बीमारियों को बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, माइग्रेन, थायराइड, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इन बीमारियों में क्या होता है, शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और ये बीमारियां जीवन पर्यंत साथ रहती हैं, मृत्यु के बाद ही खत्म होती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये बीमारियां हो क्यों रही हैं और ऐसा हम क्या करें कि हम इन बीमारियों से बच सकें, और अगर ये बीमारियां हुई हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम गौर से देखते हैं तो हम एक चीज ये पाएंगे कि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसीज हैं ये हमारे अंगों के रोग होते हैं। जबकि वायरस बैक्टीरिया में क्या होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसे बुखार पूरे शरीर में होता है, हैजा एक किसी अंग में नहीं बोल सकते हम इसको। ठीक है, टाइफाइड किसी अंग में नहीं बोला जा सकता, डेंगू, कोरोना, प्लेग, किसी बीमारी का नाम ले। मगर अगर हम जब बात करते हैं माइग्रेन की तो ये सर में होगा, थायराइड गले में होगा, डायबिटीज पैंक्रियाज में होगा, आर्थराइटिस जोड़ों में होगा, हार्ट अटैक हार्ट में होगा, कैंसर किसी अंग में होगा। इसके अलावा लीवर और किडनी तमाम तरह की बीमारियां हैं और आज हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हर परिवार में इनमें से कोई ना कोई बीमारी जरूर है, एक या अधिक सदस्यों को। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि आखिर ये रोग हो क्यों रहे हैं। और अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत के 4 मुख्य आधार होते हैं। सबसे पहला होता है रेस्ट, आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। दूसरा होता है एक्सरसाइज, कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरा होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या सकारात्मक सोच, हमारी सोच जीवन के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। और चौथा होता है संपूर्ण पोषण, हम जिन तत्वों से बने हैं वो तत्व पूरे तरीके से होने चाहिए, जिनमें सबसे प्रमुख है जल, जो कि हमारे शरीर में 70% होता है। आज हम कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, फाइबर है, ये पोषक तत्व हैं। और देखा यह गया है कि बीमार पड़ने के बाद हम लोग जल को छोड़ के सब कुछ बदल देते हैं। अब किसी परिवार में अगर डायबिटीज होती है तो क्या करते हैं, चीनी, चावल, आलू छोड़ देते हैं, नीम, करेला, जामुन और तमाम तरह की चीजें शुरू कर देते हैं, मगर जल वही पी रहे होते हैं जो हमें मिलता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे, कैंसर होने पे, थायराइड होने पे, किसी भी अन्य बीमारी पे आप ये देख के देखिए कि आप लोगों ने क्या जल बदला अपना। अब जल के बारे में देखा गया तो आज से करीबन 48 साल पहले रशियन साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। उन्होंने ये देखा कि प्रकृति में जल के बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जहां के जल में रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है, जैसे गंगोत्री का पानी, जैसे जमजम का पानी जो मुसलमान मक्का से लेके आते हैं, टॉलकोट एक मैक्सिको में जगह है, फ्रांस में लूट्स है और हिमालय में हुंजा वैली है, ये पीओके में पड़ता है पाकिस्तान में। और पीओके इसके बारे में ये बताया गया है कि 120 साल यहाँ की एवरेज एज है। 80 साल से पहले लोग बूढ़े नहीं होते। मां बनने की औसत उम्र 65 साल है और डायबिटीज, थायराइड, कैंसर और 30 जैसी बीमारियां यहाँ पे नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। आखिर ऐसा क्या था इस यहाँ के उसमें, तो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो मालूम चला जलवायु। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग बहुत होशियार थे, उन्हें मालूम था कि जलवायु हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आज से पहले जब बूढ़े बुजुर्ग, जब कोई बच्चा बाहर जाता था तो सबसे पहले एक ही चीज़ पूछते थे कि आबो हवा कैसी है। अगर आबो हवा ठीक है तो जाने देते थे, नहीं तो नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने कहा जैसा जल हुंजा वैली वाले पी के सेहतमंद है, जैसा जमजम में पीने के बाद लोग सेहतमंद हो जाते हैं, जैसा गंगोत्री में आपने देखा होगा जो साधु लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा उम्र के रहते हैं इतने कठिन वातावरण में, तो ऐसा जल अगर हमारे आपको भी मिल जाए तो हमारा आपका जीवन बदल जाएगा।
5 साल तक रिसर्च चलने के बाद आज से 48 साल पहले जापानी लोगों ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है एनर्जिक। कंपनी का नाम है एनर्जिक। ठीक है, एनर्जिक नाम पड़ा एनर्जी प्लस मैजिक से। और इन्होंने जिस डिवाइस को बनाया उस डिवाइस को बोलते हैं वाटर आयोनाइजर, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट। इस डिवाइस में क्या होता है, इस डिवाइस में होती है टाइटेनियम की प्लेट, जो कि प्लेटिनम में डुबो करके उसका प्लेटिनम का पानी चढ़ाया जाता है। देखिए, पानी चढ़ाने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्प्रे, एक होता है डिप। डिप प्रोसेस में मटेरियल ज़्यादा लगता है मगर उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमारी मशीन लाइफ टाइम होती है, इसकी जो लाइफ है लगभग करीबन 30 साल होती है और ये मेंटेनेंस फ्री होती है। इसका जो मेंटेनेंस होता है आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इसकी यूएसपी है वो क्या है कि मशीन आपके लाइफ टाइम में, बच्चों के बच्चे पानी पिएंगे, मशीन हमारी खराब नहीं होती। और 3 से लेकर 5 साल तक की आपको कंपनी द्वारा वारंटी भी मिलती है। और ये डिवाइस मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, ISO 13485 सर्टिफाइड है। और इसके अलावा वाटर क्वालिटी एसोसिएशन WQA का गोल्ड सील मिला हुआ है। हमारी डिवाइस क्या करती है, ये क्यों लगती है, क्या होता है, तो आज हम आपको जल के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जल की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करते हैं कि हम अपने घर में पानी कौन सा पीते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें मानवता की, तो शुरुआत में हम लोग जो पानी पीते थे वो पीते थे झील, झरने, नदी, तालाब का पानी। अगर आप देखेंगे तो किसी भी नदी का रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो 150 के अंदर ही होता है। अगर आज हम बात करें, आज हम कौन सा पानी पी रहे हैं, तो आज हम पानी पी रहे हैं बोरिंग का। और बोरिंग के पानी में क्या होता है, जो ज़मीन से निकाला जाता है, म्यूनसिपैलिटी भी जो सप्लाई कर रही है अधिकतर वही पानी होता है। ठीक है, तो होता क्या कि जितनी ज़्यादा गहराई का पानी हम निकालते हैं उस पानी में उतने ही ज़्यादा हैवी मेटल्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे आप अगर बात करें हम घरों के TDS की, तो जनरली ये देखा गया कि जो TDS मिलता है वो 300 से अधिक ही होता है और कई जगह 1000, 1200, 1500 TDS भी मिलता है। और बहुत जगह लोग RO का पानी पीने के लिए मजबूर भी हैं। RO क्या करता है पानी के साथ में, हमारी मशीन क्या करेगी। और अगर हम अपनी मशीन की बात करें तो जैसे कुछ जगह जहाँ पे TDS अगर 150 के अंदर है तो हमारी मशीन के पहले एक साधारण फिल्टर लगा करके भी आप मशीन को लगा सकते हैं। मगर अगर TDS ज़्यादा है तो हमें जो है एक RO का इस्तेमाल करना पड़ता है। RO का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, RO क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर का पानी है इसमें TDS है। TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, घुले हुए ठोस पदार्थ। ये 2 तरह के हैं, अच्छे और बुरे। जैसे लेड, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक, यह है तो नुकसान करेगा। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है तो ये हमें फ़ायदा करता है। मगर ना कोई चीज़ अधिक चाहिए ना हमें कोई चीज़ कम चाहिए। जहरीली चीज़ें जैसे लेड है ये सब बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए पानी में। और अगर बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की, तो एक सीमा तक ये भी अच्छे हैं। जब हम पानी का जो पहला गुण है जिसको बोलते हैं TDS, जिसकी वजह से RO लगाया जाता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये इस बोतल में पानी रखा हुआ है, नल का, बोरिंग का पानी है। मैंने इस ग्लास में इसमें डाल दिया, ये RO का पानी है। चूंकि जब जल की बात करें तो हमें जल के हर प्रकार के गुण को समझना पड़ेगा और हर अलग अलग प्रकार के जल को भी समझना पड़ेगा। तीसरा, ये एक्वाफिना है, बाजार का 20 रुपये लीटर का खरीदा हुआ पानी। जब कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी खरीद के पीते हैं। साफ पानी के नाम पे आज ये पानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको शौकिया पानी भी कह सकते हैं। स्प्राइट लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये कलरलेस होता है, बाकी हर तरह की कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पानी का एक विशेष गुण होता है जिसको बताने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। और ये हमारी मशीन का कैंगन पानी है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पानी है। मैंने उसको इसमें डाल दिया। अभी आप देखेंगे तो दिखने में सारा पानी एक जैसा, मगर हर पानी का गुण अलग अलग है। सबसे पहले गुण की बात करते हैं वो है TDS। अगर हम TDS देखें तो ये जो नल का पानी है इसका TDS है करीबन 480। ठीक है, ओके। अगर हम RO के पानी की बात करें तो इसका TDS है करीबन 140। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक्वाफिना की तो इसका TDS है 2, सिर्फ 2। अच्छे बुरे हर प्रकार के मिनरल्स छान दिए गए। कोल्ड ड्रिंक करीबन 380 होता है, मगर इससे मीटर का सेंसर खराब हो जाता है नापने से। और अगर हम अपने कैंगन पानी की बात करें तो हमारा TDS है
103। अगर हम टीडीएस की बात करें तो टीडीएस होना कितना चाहिए, तो देखिए टीडीएस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। टीडीएस कम से कम 80 होना चाहिए, अधिकतम 150 होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमें ना कोई चीज़ कम चाहिए ना कोई चीज़ अधिक। अगर हम 80 से 150 टीडीएस के बीच का पानी पीते हैं, और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि उस टीडीएस में हैवी मिनरल्स ना हो। तो जब हम आरओ करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले भारी तत्व छन जाते हैं, मगर पानी में कुछ कमियां भी पैदा होती हैं। आरओ करने से 2-3 लाभ होते हैं। पहली बात तो वायरस बैक्टीरिया यूवी और यूएफ से निकल जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरी बात हमारा पानी साफ हो जाता है। तो गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से हम आरओ के माध्यम से बच सकते हैं, मगर आरओ पानी में कमी पैदा करता है, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे चेक करके। ठीक है, तो पहले मैंने आपको गुण क्या बताया टीडीएस का। जैसे हमारे यहाँ टीडीएस 480 है, तो ये टीडीएस अब हमें ये भी नहीं मालूम कि 480 में क्या है, वो लेड है, क्रोमियम है, मरकरी है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है। इसीलिए हम लोगों ने आरओ लगा करके टीडीएस को रख लेते हैं करीबन 100-120 के लमसम में, ताकि हमें ज़रूरी चीज़ें मिल जाएं और गलत चीज़ें हमारे शरीर में जाने ना पाए। जैसे डायबिटीज़ ना बढ़ा हुआ अच्छा ना घटा हुआ, ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हुआ अच्छा ना घटा हुआ, दाल में नमक ना ज़्यादा हो जाए ना कम, हमें चाहिए बैलेंस। तो हम बात कर रहे हैं एक बैलेंस पानी की, तो इसके लिए हमने आरओ लगाया। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारी मशीन से पानी गुजरता है, जो इस पानी को स्टोर किया जाता है आरओ के पानी को, और हमारी मशीन से कनेक्ट होता है। हमारी मशीन में खुद का कोई भी स्टोरेज नहीं होता है। इसमें जब भी पानी निकलता है तो आयोनाइज होकर निकलेगा। इसमें जो प्लेटें होती हैं इनको कैथोड एनोड बोलते हैं। एक प्लेट होती है प्लस, एक होती है माइनस। हमारी मशीन किस तरह से काम करती है, इसमें जो टाइटेनियम की प्लेट है, प्लैटिनम कोटेड, जो मेडिकल ग्रेड का लगा हुआ है, इसमें जब इन प्लेटों से पानी गुजरता है तो एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या आयनाइजेशन। सबसे पहले हमारी मशीन क्या करती है, हमारी मशीन पानी के मॉलिक्यूल को रीस्ट्रक्चर करती है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे पानी एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, मगर क्या होता है ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना होता है, इसकी संरचना खराब होती है। ठीक है, जैसे रुई होती है। अब रुई क्या होता है, रुई का स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है, नेचर होता है ऊष्मारोधी होती है, गर्मी इधर रहेगी सर्दी इधर रहेगी, मगर जब लगातार इस्तेमाल करते हैं रुई ठोस हो जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही पानी उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता। जब हमारी मशीन से पानी गुजरता है तो रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ये हेक्सागोनल पैटर्न लेता है, एक षटकोणीय संरचना होती है, और हमारी कोशिकाएं भी षटकोणीय होती हैं। तो इस पानी का एब्जॉर्प्शन हमारे सेल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये हमारे पानी की पहली प्रॉपर्टी है। अब चूंकि यहाँ माइक्रोस्कोप नहीं है इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाकी ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके अलावा दूसरी बात करें हमारे पानी की, तो उसको बोलते हैं ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब देखिए क्या होता है कि जो भी चीज़ हवा के संपर्क में आती है वो चीज़ खराब होने लगती है। अगर हम ऑक्सीडेशन को साधारण भाषा में कहें तो जितने भी परमाणु होते हैं उनके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये जिसके संपर्क में आता है उससे अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करके उसको उत्तेजित कर देता है, उसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और ऐसे करके एक चेन रिएक्शन चलता है। अब जैसे बात किया जाए कि हम लोग ताज़ा फल जब खाते हैं तो हमें सेहत मिलती है, और वही चीज़ बासी सड़ जाने के बाद खाने पे नुकसान होता है। ताज़ी रोटी सेहत देगी, सड़ी हुई नुकसान करेगी। ऐसे जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे ताज़ी होती हैं वो हमें फ़ायदा करती है, और बासी और ख़राब चीज़ें नुकसान करती हैं। अब चूंकि पानी में देख के हम नहीं बता सकते कौन सा ताज़ा है कौन सा बासी, और अगर बात करें हमारे बूढ़े बुजुर्गों तो बड़े होशियार थे, वो बासी पानी नहीं पीते थे। आज का पानी कल नहीं पिया जाता था, उसको बर्तन धुलने कपड़े धुलने में इस्तेमाल किया जाता था। हमेशा कुएं से या हैंडपंप से नया पानी निकाला जाता था पीने के लिए, उसको हम लोग ताज़ा पानी बोलते हैं। ताज़े का मतलब क्या है, ताज़े का मतलब है कि जब तक वो ऑक्सीजन से दूर रहता है, ज़मीन के अंदर है या कुएं में है गहराई में, तो वो हवा के संपर्क से दूर है, और जब हवा के संपर्क से दूर है तो वो ताज़ा रहता है। मगर जैसे हम उसको बाल्टी भर के ऊपर लेके आते हैं तो अभी क्या होता है, वहाँ ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, वो हवा के संपर्क में आना शुरू हो गया, अगले दिन उसी पानी को हम बासी बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए जो गिलास में पानी भरा हुआ, देख के कोई भी नहीं बता सकता कौन सा ताज़ा है कौन सा बासी है। आज हम कौन सा पानी पी रहे हैं, आज हम आरओ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम वायरस बैक्टीरिया से दूर हो सकते हैं, उसी के माध्यम से हम टीडीएस को कम कर सकते हैं। और आज आरओ का कनेक्शन होता है टंकी से, और टंकी से आरओ में आता है पानी। तो आज हमारी टंकी में जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है पानी, उसके बाद हमारे आरओ में हो रहा है। हम एक गिलास निकालते हैं, गिलास भर जाता है और लगातार भरा ही रहता है। तो देखा जाए तो आज हम ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं, बासी पानी ही पी रहे हैं। हमारी मशीन जब पानी गुजरा, रिस्ट्रक्चर हुआ,
तो एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको बोलते हैं ORP, एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है हमारा पानी। जैसा कि पहले हमें नदियों में और झील झरने के माध्यम से मिलता था, चूंकि पानी में ऑक्सीडेशन दिखता नहीं है, तो इसको नापने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का मीटर, इसे बोलते हैं ORP मीटर। आज हम सबसे पहले अपने बोरिंग के पानी को नापेंगे। अगर ये +1 है तो जितना ज्यादा प्लस में है उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज है, और जितना ज्यादा माइनस में उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। तो आज हम बात करें इस पानी की, तो इसका है ऑक्सीडेशन लेवल करीबन 638, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें RO के पानी की, तो ये 650 से ऊपर है। अगर हम बात करें एक्वाफिना की, बाजार के खरीदे हुए पानी की, तो ये भी 660 से ऊपर है। और अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल जो है वो करीबन प्लस में अगर आप देखेंगे तो 800 के लमसम में जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। और हम बात करते हैं कैंगन पानी की, जो हम अपने घर से भर के लाए हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये माइनस हो गया है, और इसका लेवल है इस समय 650 के लमसम है। आपको बताओ, जिस समय मशीन से निकाला जाता है ये -500 से -800 के बीच में होता है। अगर मैं इसको एक बार फिर वापस दिखाऊं, मैंने वापस इसमें डाला तो देखिए फिर से प्लस हो गया, और वापस इसमें डाला तो फिर से माइनस हो गया। तो अभी तक पानी हम क्या जानते थे, साफ और गंदा। अब हमें पानी के एक दूसरे गुण के बारे में जानना होगा, जीवित और मृत। जैसे टमाटर अगर ताजा है तो जीवित और सड़ गया तो मृत, दाल ताजी है तो जीवित, सड़ गई तो मृत। ऐसे ही हमारा पानी भी अगर ताजा है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो जीवित, और सड़ गया तो मृत। आज डॉक्टर के हर दवाई के पर्चे में कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट जरूर होता है। आपको बता दें, हमारे इस पानी में 2 गिलास पानी में करीबन 5 पाउंड ब्लूबेरी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर हम बात करें ग्रीन टी की, तो वो आपको -80 के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देती है। विटामिन C की बात करें तो वो भी लगभग इसी तरह देती है। अगर आप ताजे फल और सब्जियों की बात करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, तो वो आपको -200 तक देते हैं, और हमारी मशीन से आपको मिलता है -500 से 800 के बीच में। हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा ये माइनस भी कम होगा, क्योंकि कोई चीज़ हमेशा ताजी और एंटीऑक्सीडेंट नहीं रह सकती। तो ये हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटी एजिंग भी होता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जो फ्री रेडिकल डैमेज से, जो अंगों की या कोशिकाओं को जो डैमेज कर रहा है उस डैमेज को रोकता है। ठीक है। इसके बाद एक और विशेष गुण की बात करें तो इसे बोलते हैं pH बैलेंस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी में 2 तरह के गुण होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है। और अगर हम बात करें pH बैलेंस की, तो ये होता है मैक्सिमम 14 और मिनिमम 1। 14 जहां रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा क्षारीय या एल्कलाइन को, और 1 रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा एसिटिक या अम्लीय को, और 7 होता है न्यूट्रल उदासीन, जहां पे दोनों की मात्रा बराबर होती है। तो अगर हम बात करें नदियों की, तो जो पानी हम लोग पहले पिया करते थे वो होता है क्षारीय पानी। ठीक है। मगर आज हम लोगों ने उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट कर दी कि वो पीने योग्य नहीं रह गया। जैसे आज गंगा जल इलाहाबाद में भी है, तो शायद वो पीने योग्य नहीं है, मगर गंगोत्री वाला गंगा जल आज भी पीने योग्य है और बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ मिलावट अभी नहीं कर पाएंगे। तो आज जब हम बात करते हैं क्षारीय की, तो हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जनरली अगर हम बोरिंग के पानी की बात करते हैं तो इसका जो pH लेवल होता है वो 7 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस पानी को पीने से शरीर में ना एसिडिटी बढ़ती है ना एसिडिटी घटती है। ये मेरे पास हाथ में एक है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH सॉल्यूशन। इस लिक्विड को मैं इसमें डालूंगा, और अभी आप एक चार्ट देखेंगे, उस चार्ट के हिसाब से पानी का कलर चेंज होगा, और जिससे हमें मालूम चलेगा पानी में कौन से तत्व कितनी मात्रा में है। जैसे मैंने इसमें pH सॉल्यूशन डाला और इस पानी का कलर हो गया ग्रीन, और आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये करीबन 7 pH है। मैं यहाँ रख देता हूँ, इससे आपको कलर और अच्छे से दिखेगा। अगर हम बात करते हैं RO की, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये येलोइश हो गया, पीलापन लिए हुए। जब भी हम पानी को RO करते हैं तो ये सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है वो होता है कि हमारा पानी एसिडिक हो जाता है। और आपको बताते हैं डॉक्टर हेनरी ओटो, इनको नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने कैंसर का कारण पूछा था, जिसे बोलते हैं एसिडोसिस। मतलब अगर शरीर अम्लीय हो जाएगा तो कैंसर जैसी बीमारियां जन्म जाएंगी।
चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आर्थराइटिस हो, इन सब के पीछे एसिडोसिस जिम्मेदार है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हम क्षारीय होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ती है। पहले 50 से 60 साल लगते थे क्षारीय से अम्लीय होने में, और गंभीर बीमारियां होती थी 50-60 के बाद। मगर आज यही गंभीर बीमारियां बचपन में होने लगी, जैसे थायराइड, जैसे डायबिटीज़, जैसे आर्थराइटिस, जो कभी बच्चों में सुनी भी नहीं जाती थी, आज होने लगी है। आज हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है। कारण क्या है कि जो एसिडिटी बहुत समय बाद आती थी, आज वो बहुत जल्दी आ जाती है, और जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और जब अम्लीय पानी पिएंगे, आज इसका पीएच है करीबन 5.5। ये एक तरीके से देखा जाए तो जब एक पीएच घटता है तो 10 गुना बढ़ता है, अब 2 पीएच घटता है तो 100 गुना, 1 की पावर 10 के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम 5.5 पीएच का पानी पी रहे हैं तो इसका मतलब ये करीबन 50 गुना ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल पानी से। आप सोच सकते हैं। और हम बात करते हैं बाजार के खरीदे हुए पानी की, तो ये भी आरओ ही होता है, और ये भी आप देखेंगे तो ये भी एसिडिक है। 20 रुपये लीटर में हम बाजार से एसिडिक पानी खरीद के पी रहे हैं, सिर्फ साफ पानी के नाम पे। और अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो इसका पीएच होता है करीबन 2.5। अगर देखा जाए पीएच चार्ट के हिसाब से तो ये 50,000 गुना ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल पानी से। और अगर हम बात करें कैंगन पानी की, तो ये मेरे पास है 9.5 पीएच का पानी, एल्कलाइन। अभी मैं आपको एल्कलाइन के बारे में बताऊं तो एल्कलाइन पानी करना बहुत आसान है। कई सारे केमिकल से भी एल्कलाइन हो जाता है। जैसे अगर मैं इसमें थोड़ा सर्फ डाल दूं, चूना डाल दूं, सोडा डाल दूं, कास्टिक डाल दूं, तो भी ये पानी एल्कलाइन दिखेगा। तो आजकल आरओ में एक कैंडल लगती है जिससे पानी एल्कलाइन दिखता है, मगर आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाते। हमारी मशीन कैसे करती है? देखिए क्या होता है, जब हमारी मशीन से पानी गुजरता है तो जो प्लस प्लेट होती है, एक माइनस प्लेट होती है। जो प्लस प्लेट पानी में जितने निगेटिव आयंस होते हैं उनको अलग कर देती है, और निगेटिव वाले पॉजिटिव को अलग कर देती है। तो हम पानी के अंदर जो तत्व होते हैं क्षारीय, उनको अलग कर देते हैं, अम्लीय तत्वों को अलग कर देते हैं आयनाइजेशन के थ्रू। इसीलिए इस पानी को बोलते हैं कैंगन वाटर, क्योंकि इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी तत्व हैं, हमने उन तत्वों को सेपरेट किया है। हमारी मशीन ना पानी में कुछ ऐड करती है, ना पानी से कुछ निकालती है। ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ठीक है, तो इसे कैंगन बोलते हैं। कैंगन का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब होता है पानी को उसका मूल स्वभाव देना, जैसा कि हमारी नदियों के माध्यम से हमें मिलता था मूल पानी। तो ये क्षारीय पानी है। ठीक, अब अगर एक बात करें तो एक सवाल और आता है कि मान लीजिए पानी पीने लगे और कल को कहीं बाहर जाना पड़ा, तब क्या करेंगे? क्योंकि बाहर जाएंगे या तो हमें आरओ मिलता है या तो हम बोतल का पानी खरीद के पीते हैं, और दोनों ही एसिडिक है। तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाके जो भी पानी पीजिए, जब घर वापस आके आप कैंगन पानी को दोबारा से पिएंगे तो जो भी आप एसिडिटी अपने शरीर में लेके आएंगे वो न्यूट्रल हो जाएगी। मगर अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो सावधान रहिए, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो जिस दिन से मैंने डेमो देखा, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया, और ये अभी भी इतना एसिडिक है कि इसका एक घूंट इतना डाइल्यूट करने के बाद भी ये पानी भी एसिडिक हो गया। तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक हर तरह के पानी को एसिडिक कर सकती है। और हमारी मशीन में पानी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो पानी होता है वो कई सारे सूक्ष्म समूहों से मिलकर बनता है, जो कि जनरली होते हैं 15 से लेकर 20, और हमारे पानी में होता है 5 से 6 का समूह होता है। ये हमारा पानी सूक्ष्म पानी है, ये करीबन 3 गुना पतला होता है नॉर्मल पानी से। अगर हम बात करें, ये देखिए, ये मेरे पास आरओ का पानी है इस गिलास में, और यहाँ पे एक्वाफिना है, बाजार का खरीदा हुआ पानी। देखिए क्या होता था, पहले एक आदमी सूखी रोटी खा के कुएं का पानी पी के पहलवानी करता था, और आज काजू बादाम पिस्ता अखरोट अंजीर कुछ भी हम खा लेते, सेहत को लग नहीं रहा है। आज जिसको देखिए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का मरीज हुआ जा रहा है। कारण क्या है कि हमने जो भी खाया वो हमारे लीवर में गया, और हमारे लीवर ने भोजन के पोषक तत्वों को अलग किया। अभी ब्लड का काम होता है उसको डाइल्यूट करना, और हमारे पूरे शरीर जो अरबों कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर लेके जाना। तो जब पानी अंदर जाता है तो पोषक तत्व अंदर और टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। मगर जब यही पानी भारी हो जाता है, जैसे आप देखिए ठंडे पानी में चीनी आसानी से नहीं घुलती, वो भारी हो जाता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाती हैं। ठीक है, तो चीनी आसानी से नहीं घुलती है, गर्म पानी में आसानी से घुल जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है तो चीज़ें आसानी से नहीं घुलती, डाइल्यूट नहीं होती, और हमारी सेल तक पहुंच नहीं पाती। आज समस्याएं क्या चल रही हैं? आज नसें सूखी जा रही हैं, आँख की, दिमाग की, हार्ट की, कान की, पैर की।
इसके अलावा जिसको देखिए ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है, और जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं? थ्रू ब्लड। और ब्लड में 96% वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं जब चीज़ें घुल गई तो सेल तक आसानी से पहुंच गई, और नहीं घुल पाई तो क्या होगा? नहीं पहुंच पाती। अब जो ब्लड हमारा नसों के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, आप सोचिए पतली पतली धमनियों के अंदर, क्या सेल के अंदर जा पाएगा? और जब नहीं जा पाता तो क्या होता है? पोषक तत्व बाहर रह जाते हैं और टॉक्सिन अंदर रह जाता है, और हमारी सेल टॉक्सिक हो जाती है। धीरे धीरे जब सेल्स खराब होती तो टिश्यू खराब हो जाता है, और टिश्यू खराब हो जाता है तो हमारे ऑर्गन पे भी असर होता है। अब बात कर रहे हैं कि पानी की। ये मेरे पास जीरा है, इस डेमो को देखने के लिए हम लोग इससे समझेंगे। मैंने तीनों ग्लास से बराबर पानी लिया है, और मैं इसमें बराबर बराबर जीरा डाल रहा हूँ। और जैसा कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों पानी में जीरा नहीं घुला, और हमारे पानी में तुरंत पीलापन आ गया। ये पीलापन क्यों आ गया? क्योंकि ये पानी सूक्ष्म है, ये जीरे के अंदर तुरंत घुस गया और उसके रंग को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब जब आप ये पानी पीते हो तो हम जो भी भोजन करते हैं उसका सारा पोषण आसानी से हमारे ब्लड में डाइल्यूट होता है, और हमारी एक एक कोशिकाओं के अंदर पहुँचता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी और आपका पूरा पोषण यूज होगा, तो अगर हम सूखी रोटी भी खाते तो हमें लगेगी, और नहीं तो काजू बादाम पिस्ता भी काम नहीं करता। ये देख रहे हैं, अभी पानी को अगर मैं इस पानी को खौला दूँ तो शायद इसमें भी रंग निकल आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि खौलाने से पानी हल्का हो जाएगा, और हमारे ठंडे पानी में भी गर्म पानी के गुण माइक्रो क्लस्टरिंग गुण की वजह से। और इसके बाद एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? जिससे मशीन से पानी निकलता है, अगर आप इसको तुरंत निकाल के पीते हैं, इसे हम लोग लाइव वाटर भी बोलते हैं। अगर 45 सेकंड के अंदर पीते हैं तो आपको 1.3 to 2.3 ppm मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिलता है, जो कि बहुत अधिक है। और आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हाइड्रोजन थेरेपी कर रहे हैं बीमारियों के लिए। आप इसके बारे में लिख पे और रिसर्च कर सकते हैं। तो हमारी मशीन से आपको पर्याप्त मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी मिलता है। तो मैंने आपको इन 5 चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे कैंगन पानी में है। सबसे पहली बात है कि हमारा पानी रिस्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल पैटर्न पे। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारा पानी -ORP का है, एंटीऑक्सीडेंट है, लाइव है, जीवित है। और तीसरी बात अगर हम करें, हमारा पानी क्षारीय है मूल रूप से। और चौथी बात करते हैं तो हमारा पानी माइक्रो क्लस्टरिंग है, हल्का पानी है, पतला पानी है। और पांचवी बात करें तो हमारे पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है। और अगर हम बात करें सेहत की, तो 4 ही मुख्य कारण होते हैं बीमार होने के, जिनमें मुख्य है डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, एसिडोसिस और हाइपोक्सिया। अगर आप देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हमारा पानी ठीक करता है और हमें गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो देखिए, जैसे दोस्तों मैंने भी कैंगन के बारे में बताया आपको, तो होता है क्या कि जब आयनाइजेशन से आपने पानी को अलग किया, तो जैसे हमने अल्कलाइन अलग किया तो एसिडिक भी अलग हुआ है। तो दूसरी तरफ से जो पानी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ठीक है, ये 4.5 से लेकर 6 pH का होता है, और ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, ये पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा है, और ये पानी कांच साफ करने के भी काम आता है। बेसिकली जो होता है स्किन टोनर, वो क्या होता है? वो कुछ और नहीं, 4.5 से 6 pH का पानी ही होता है, एसिटिक, जिसमें माइक्रो क्लस्टरिंग गुण होते हैं। इसके अलावा कुछ एसेंस कंपनियां मिला करके उसको 100 रुपये से लेकर के 2000 तक का ब्रांड के नाम पे बेचती हैं। और हमारे यहाँ ये बहुतायत में निकलता है मशीन से। आप डायरेक्ट ब्यूटी वाटर भी निकाल सकते हैं, और हम लोग इस पानी से नहाते भी हैं, चेहरे पे स्प्रे करते हैं। अगर बात किया जाए इसके फ़ायदे की, तो स्किन पे बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ बाल झड़ रहे होते हैं वहाँ पे भी इस पानी का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और पौधों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी मशीन से बात करें तो 2 प्रकार का पानी फिर निकलता है। एक इसमें स्ट्रॉन्ग कैंगन बटन होता है, जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो आपको 2.5 और 11.5 पानी भी निकलता है। 2.5 पानी सोडियम हाइपोक्लोरस होता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सैनिटाइजेशन का भी काम करता है। हम लोगों ने अपने घर में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही पावरफुल सैनिटाइजर होता है, और ख़ास बात क्या है कि ये एक कोशिका जीवों को मारता है, वायरस और बैक्टीरिया, और हम बहुकोशिकीय हम पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। कई प्रकार के स्किन डिसीज
जिसमें एक्जिमा, सोराइसिस, गैंग्रीन, अगर इनकी बात करें तो इस पानी ने बहुत ज़्यादा सहायता करी है। ठीक है, आप इससे घर में पोछा लगा सकते हैं, टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पानी की, जिसको बोलते हैं 11.5। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रॉन्ग कैंगन निकालते हैं तो 2.5 के साथ हमें मिलता है 11.5 pH का पानी, जो बहुत ही शक्तिशाली पानी है। ठीक है, इस पानी से हमें क्या करना है, अपने घर का राशन धुलना है, दाल, चावल, फल, सब्जियाँ। इसके अलावा इस पानी का और बहुत सारा उपयोग होता है। ये मैं इस गिलास में एक सादा पानी ले रहा हूँ, जिससे हम अपने घर का राशन धुलते हैं। और ये मेरे पास है 11.5 pH का पानी, जो हमारी कैंगन मशीन से निकाला गया है। दोनों गिलास में मैंने बराबर पानी लिया है। और ये मेरे पास चावल है, मैं 2 चम्मच चावल साधारण पानी में डाल रहा हूँ और 2 चम्मच चावल मैंने स्ट्रॉन्ग कैंगन पानी में डाला। और जब यहाँ पे मैं इसको धुलता हूँ तो आप देखेंगे साधारण पानी ने क्या किया, चावल के धूल मिट्टी पाउडर को साफ कर दिया। और जबकि हमने 11.5 से धुला तो फर्क साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाइटिश है और डार्क भी कम है, और ये येलिश है और डार्क ज़्यादा है। ये पानी क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग कैंगन पानी होता है, ये 95% तक जो पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, जो सारे तत्व होते हैं, जो विषैले तत्व होते हैं, इनको बाहर कर देता है पेनिट्रेट करके। ठीक है, अगर 11.5 पानी का हम बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर हफ्ते में 1 से 2 बार पैर सोक करते हैं तो भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ठीक है, कपड़े धुलने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है 11.5 पानी का। अब आप सोचिए 2 चम्मच चावल में अगर इतना केमिकल का फर्क है तो दिन भर में कितना खाद कीटनाशक खाते हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि 85% से ज़्यादा कैंसर खाने में खाद कीटनाशकों की देन है। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम अपने फैमिली को कौन सा खाना देंगे, केमिकल वाला या बगैर केमिकल वाला। फ्रेंड, जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पानी ने चावल को डिटॉक्सिफाई किया। ठीक है, उसमें से सारे जहरीले तत्वों को बाहर निकाल दिया। अभी हम एक डेमो और करने वाले हैं जिसमें हमें इसके बारे में और अच्छा देखा जाए। ये मेरे पास है तेल का तेल, और मैं इसको तीनों ग्लासों में डाल रहा हूँ। मैं इस तेल को क्यों डाल रहा हूँ, इसकी बात करें तो देखिए, जितना भी आज अगर हम बात करें कीटनाशक की, रोगनाशक की, तो पहले कैसे होते थे, अधिकतर होते थे पाउडर वाले, पाउडर बेस में किसान ने पानी में घोला छिड़क दिया। तो क्या होता है कि वो पाउडर वाला जब कीटनाशक पड़ा उसमें तो कीड़ा मर गया, रोग सही हो गया। मगर जब हवा चली, धूप लगी, पाउडर सूखा उड़ गया और पानी बरसा बह गया, उस समय और रोग और कीड़े जब हमला करते थे तो फसल को नुकसान होता था। धीरे धीरे चीज़ें कंसंट्रेट बनी। आज कितने खतरनाक किस्म के कीटनाशक हम लोग मतलब पौधों में डाले जा रहे हैं और हम लोग खा भी रहे हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो बात यहाँ पे हो रही है कि अब जितने भी कीटनाशक आ रहे हैं, रोगनाशक आ रहे हैं, अधिकतर आ रहे हैं लिक्विड वाले, ऑयल बेस्ड। यहाँ पे तिल का तेल डालने का रीज़न यही है, क्योंकि ऑयल की प्रॉपर्टी जो कीटनाशक में है वही तेल में भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, अब आप ये चीज़ सोचिए कि जब तेल वाला ऑयल बेस्ड कीटनाशक डाला जाता है और तमाम तरह के केमिकल उसमें ऐड करे जाते हैं, तो आज 24 से 48 घंटे की बरसात के बाद भी वो नहीं बहता। आप सोचिए जब वही फल सब्जी घर में ला के धुला जाएगा तो क्या होगा, क्या वो बह पाएगा, वो पालक में साफ हो पाएगा? घर में हम लोग लाके 2 बार इसको ऐसे धो करके साफ कर देते हैं और वो कीटनाशक एज इट इज जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों के शरीर में हम पोषक तत्व की जगह जहरीले तत्व दे रहे हैं। मगर जब आप साधारण पानी से धुलते हो तो क्या होता है, यहाँ देखिए तेल अलग, पानी अलग, ये साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तेल गोल गोल बन के तैरने लगा। और यहाँ पे ये मेरे पास 11.5 पानी है। अगर मैंने इससे धुला तो क्या होगा, और ये है इमल्सिफिकेशन। आप देख रहे हैं तेल के एक एक अणु को तोड़ के उसने मिक्स कर दिया है। तो जब भी आप 11.5 से धुलते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो कीटनाशक और रोगनाशक होता है वो भोजन से मुक्त हो चुका है। और बात करें अगर हम कैंगन पानी की, तो अपने माइक्रो क्लस्टरिंग गुण की वजह से आप देखेंगे कि इसमें भी तेल ज़्यादा टूटा हुआ है। तो जब आप ये पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जितना बैड फैट, कोलेस्ट्रॉल, गंदगी, ये उन सबको भी निकालने में आपको सहयोग करता है। ठीक है, तो ये बात होगी कैंगन पानी की। इसमें हम 3 तरह का पीने का पानी निकाल सकते हैं, 8.5, 9 और 9.5 pH। ये एल्कलाइन पानी है। हमें दवा के लिए 7 pH का पानी मिलता है और छोटे बच्चों के लिए भी हम 7 pH का पानी दे सकते हैं।
ब्यूटी वाटर निकलता है जो एसेटिक होता है, जो आपकी त्वचा और उन सब चीज़ों के लिए काम करता है। और अगर हम बात करें 2.5 और 11.5 पानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी मशीन है जो कि हर परिवार में आज होनी ही चाहिए। आप लोगों ने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद।